नया IBN 7 हौसला है। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर सरकार के कामकाज की समीक्षा और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उसका एक जायजा लेने की हम कोशिश कर रहे हैं आज की शाम। और जिन कई केंद्रीय मंत्रियों से बात कर रहे हैं उसमें हमारे साथ शामिल हैं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी। हमारे लिए आपने वक्त निकाला मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। और दरअसल बाद में कुछ और मंत्री हैं, लेकिन ये मानूंगा कि जैसे फिल्म में होता है क्लाइमेक्स वाला सीन, तो सबसे बड़ी आज की शाम की जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है, वो आपके साथ मेरी बातचीत का मौका। आपको बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि फिल्मों में क्लाइमेक्स में माँ का बुरा हाल होता है, वो रोती हुई दिखाई देती है। तो आशा करती हूँ आज आपके इस कार्यक्रम से कम मुस्कुराते हुए जाओ। नहीं, आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाएंगी, इसकी गारंटी है। लेकिन आपने फिर मुझे एक बात और कहने के लिए प्रोवोक कर दिया है मैडम, वो ये है कि आप हर घर की परिवार की सदस्य थी। आप अपने जिस रोल में थी सास बहू वाले, आज भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक आप पर बहुत प्यार आता था, बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद जिस स्मृति ईरानी को हमने देखा कि इस व्यक्ति का स्ट्रांग ओपिनियन है, स्ट्रांग व्यूज रखती है, तब से फिर हम आपके साथ जुमले लगाना शुरू कर चुके हैं। विवादास्पद, चर्चित, कंट्रोवर्शियल। आपको ये बुरा तो लगता होगा? नहीं, मुझे लगता है जब आप एक राजनीतिक जीवन जी रहे हों अथवा आप एक सरकारी महकमे में कोई जिम्मेदारी निभा रहे हों, तो ये स्वाभाविक है कि आपके बारे में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ होंगी। विशेषतः महिला के लिए अगर वो पारदर्शिता के साथ और अपने काम को समझते हुए कोई ठोस कदम उठाती है, तो कई बार एक बहुत ही महीन सी रेखा है जिसे लोग पार करते हैं कि कहाँ पर महिला सीधे तरीके से काम करती है और कहाँ पर विवादास्पद बन जाती है। उसमें थोड़ा बहुत रहता है कंट्रोवर्सी। लेकिन मुझे लगता है अंततः अगर जिन कामों को हम करने के लिए इस सरकार में आए और जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई, उस लक्ष्य तक जब तक हम पहुंच जाएं, मेरे लिए वही काफ़ी है। बिल्कुल। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। हालांकि वो आपका सीधा विषय नहीं है, लेकिन अभी बिजनेस इकोनॉमी में जो ग्रोथ को एक तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उसमें स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस पर फोकस किया है, अलग मंत्रालय बना है इसके लिए। उसमें अभी तक इन 11-12 महीनों में किस प्रकार की प्रगति हुई है, ये अगर आप बताना चाहें। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट के विषय में प्रधानमंत्री जी की जो एक गंभीर रुचि है, उसको देखते हुए एक पहली बार भारतीय स्वतंत्र भारत में एक नया डिपार्टमेंट, एक नया मंत्रालय बनाया गया। ये अपने आप में इस बात को चिन्हित करती है कि स्किल डेवलपमेंट हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए कितना अहम है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ विषय, कुछ प्रश्न पहले भी अवतरित हुए थे। वो ये कि स्किल डेवलपमेंट जीवन के किस मुकाम पर होना चाहिए। कई लोगों का ये मानना था कि स्कूली शिक्षा ख़त्म हो उसके बाद स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टडीज़ आई सामने जिसमें ये देखा गया कि अगर आप हायर एजुकेशन में ही, सेकेंडरी एजुकेशन में ही स्किल को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तो ये लाभदायी होगा देश के नागरिकों के लिए। मैं ये भी कहना चाहूँगी संभवतः कक्षा 1 से 8 तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई जगह पर ये देखा गया है कि कक्षा 9 में कई बार लोग जाते नहीं हैं और कामकाजी जीवन से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो पहले सत्र में लोकसभा को संबोधित किया, तब इस कल्पना को प्रस्तुत किया था कि क्या ये संभावना हम देख सकते हैं कि जो लोग स्कूली शिक्षा छोड़ चुके हैं, किसी काम में अपने आप को जोड़ चुके हैं, वो दोबारा अगर पढ़ना चाहें तो उनके लिए कोई रास्ता तैयार हो सकता है कि नहीं। इसीलिए नवंबर 2014 में हमने राष्ट्र को समर्पित किया एक स्किल बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम, जिसके अंतर्गत मान लीजिए आपने कक्षा 8 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और कक्षा 9 में आप वापस आना चाहते हैं, तो आप अगर मान लीजिए कारपेंटर हैं, आपकी स्किल का 60% माना जाएगा। सेक्टर स्किल्स काउंसिल की पहली बार एजुकेशन में स्थापना हमने की, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने की हमने संभावना देश के सामने प्रस्तुत की है। शिक्षा की नीति में नया क्या होगा मैडम, इस पर एक चर्चा हो सकती है, हम करेंगे बात आगे। लेकिन क्या होता है, जब भी हम लोग बात करते हैं तो फोकस हायर एजुकेशन पे ज़्यादा हो जाता है, जबकि इस वक्त क्राइसिस में है एलिमेंट्री एजुकेशन। बड़े प्रयास हुए हैं, बड़ी बातें हुई हैं,
पूरे देश में इस काम को करना है। आई एम श्योर कि एलिमेंट्री एजुकेशन आपके एजेंडा में काफ़ी ऊपर होगा, उस पर कहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ें हैं? मैं इतना कहना चाहूँगी कि जब मंत्रालय में मैंने पहली बार अफसरों के साथ बातचीत की, तब देखा कि स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इसलिए दोनों का एक लेखा जोखा और समन्वय जो होना चाहिए था शिक्षा की दृष्टि से और नागरिक की दृष्टि से, वो नहीं था। तो पहला तो हमारा प्रयास ये था कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के सारे अफसर एक साथ मिलकर बैठें, किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हमारे स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन होगा या माइग्रेशन होगा, उसको चार्ट आउट करते हुए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमको करनी है, कैसे एकेडमिक प्रोग्रेस करनी है, इन सब के प्रावधान अथवा कुछ हमने गोल पोस्ट बनाए। GIS मैपिंग के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में विशेष रूप से पूरे देश में हमने मैपिंग की कि वर्तमान स्थिति क्या है, हैबिटेशन के संदर्भ में कहाँ कहाँ स्कूली शिक्षा के साधन उपलब्ध हैं। शाला दर्पण नाम का एक नया कार्यक्रम करने का हमारा प्रयास है। केंद्रीय विद्यालयों में बहुत ही जल्द, लगभग अगले 90 दिनों में वो दिखाई देगा। पहली बार सरकारी स्कूल में जाते हुए बच्चों का बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अटेंडेंस होगा। जो अभिभावक हैं उनको उनके मोबाइल फ़ोन पर SMS आएगा कि आपके बच्चे ने आज अपनी अटेंडेंस लगवा दी है, आज का टाइम टेबल ये है। अगर बच्चे की कोई परीक्षा हुई हो तो परीक्षा की सूचना भी माता पिता को दी जाएगी, साथ ही परीक्षा का परिणाम क्या हुआ वो भी माता पिता को दिया जाएगा। शाला दर्पण अपने आप में स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की संभावना रखता है, क्योंकि रियल टाइम डेटा माता पिता, सरकार, स्कूल के पास ये रहेगा। बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है, ये कैसे रोल आउट होगा और पूरे देश में फैलने के पहले जाहिर है कि आप कुछ राज्य या कुछ इलाकों में पायलट जी हाँ, करके 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो तुरंत इसको करना चाहेंगे। केंद्रीय विद्यालय में अगले 90 दिनों में सभी केंद्रीय विद्यालयों में इसको हम स्थापित करने वाले हैं। हमने ये प्रयास किया है कि CBSE स्कूल्स में इसको पहले इम्प्लीमेंट किया है कि आप प्रत्येक स्टूडेंट की प्रत्येक सब्जेक्ट पर लर्निंग आउटकम स्कूल के पास, CBSE स्कूल के पास आज उपलब्ध कराई है। उनके ज़िले में, उनके राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पे ये आउटकम क्या है, इसका डेटा भी स्कूल को उपलब्ध कराया गया है। अब हमारा ये प्रयास है कि रियल टाइम माता पिता को भी लर्निंग आउटकम हम बतलाएं और बहुत ही जल्द ही MHRD की वेबसाइट पे प्रत्येक कक्षा का लर्निंग आउटकम क्या है देश के नागरिकों को हम बतलाने वाले हैं, ताकि वो अपने बालक या अपनी बालिका के बारे में ये कंपैरेटिव कर पाएँ और अपने बच्चे को वो रियल टाइम मदद भी कर पाएँ। जी बिल्कुल। अब थोड़ा रुक करते हैं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो अभी की ज़रूरत है। जी। हम लोग हमेशा शिकायत सुनते रहते हैं इंडस्ट्री से कि डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है, और उसको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए स्किल वाला एक हिस्सा है, लेकिन हायर एजुकेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तक का आपका जो रोड मैप रहा और आगे कितने संस्थानों को अलग अलग लेवल पे आप परमिशन दे चुके हैं? प्राइवेट सेक्टर में कितनी नई संस्थाएं आती भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में? मुझे लगता है सर्वप्रथम तो एम्प्लॉयबिलिटी के जो संदर्भ में प्रश्न उठते हैं उसमें हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITs, IIM, NITs और आइसर्स भारत सरकार के जो संरक्षण में चलते हैं, उसमें हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके इंडस्ट्री रेडी हमारे छात्रों को बनाएं। हमने कहा कि मात्र साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ही ना देखें, ह्यूमैनिटीज़ के सेगमेंट में भी वो क्या है जो शिक्षक अथवा संस्थान अपने छात्रों को दे सकता है जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, इस विषय पे हमने विशेष ध्यान दिया है। तो ये सारे प्रयास हमारे चल रहे हैं ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भी इंडस्ट्री का फैसिलिटेशन हमारे संस्थानों के साथ कर सके। जी बिल्कुल। दूसरा हिस्सा और ज़रूरी लगता है, क्योंकि एक बात सही है कि बिल्कुल जो बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी के साथ खेलने का शिक्षा के ज़रिए हो सकता है, वो अमेरिका ने करके दिखाया है अपने व्यवस्थाओं के अंदर में, और दुनिया भर के ज्ञान को यहाँ लाने की ज़रूरत है, बहुत गुंजाइश है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये दो थोड़े विवाद के मुद्दे हैं, लेकिन बड़े ज़रूरी मुद्दे हैं। ज़रूर अब तक आपने अपने व्यू फॉर्मुलेट कर लिए होंगे कि क्या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ की संस्थानों में हम विदेशी निवेश अलाउ कर सकते हैं? यहाँ पर विदेशी निवेश 100% अलाउड है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा नॉट फॉर प्रॉफिट
एक काम माना जाता है, जिसके अंतर्गत जो भी लाभ आपको उस शैक्षिक संस्थान से मिलेगा उसे आपको वापस इन्वेस्ट उसी शैक्षिक संस्थान में करना पड़ेगा। जहाँ तक कि विदेशी संस्थानों का प्रश्न है, मुझे लगता है हमारे देश में एक अभिलाषा रहती है कि विदेशी संस्थान में इसलिए जाएं ताकि आज उच्च कोटि के प्रोफेसर्स और एकेडमिशियन से हम मुखातिब हो पाएँ अथवा उनके साथ परामर्श में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकेडमिशियंस को भारत बुलाकर उनको ये सुविधा प्रदान कर सकें कि वो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में शैक्षिक संस्थानों में पढ़ा सकें। तो मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि इस एक साल में ज्ञान नाम के कार्यक्रम को हमने शुरू किया। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि टीच इन इंडिया भी हो, और हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे महानुभाव हैं, एकेडमिशियंस हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जिसे इस एकेडमिक वर्ष में हम भारत सरकार के खर्चे पर आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो हमारे संस्थानों में पढ़ाएं। और हर्ष का विषय है कि जो भारत का ही एक सुपुत्र है जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, मंजुल भार्गव, जिन्हें फील्ड्स मेडल मिला है, जो मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि ज्ञान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं स्वयं काम करूंगा और मेरे माध्यम से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रमुख एकेडमिशियंस हैं उन्हें भारत बुलाने का मैं प्रयास करूंगा। हिंदुस्तान में एक चैलेंज लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश और मैथ बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसके बगैर वो साइंटिफिक टेम्पर और उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ ये जो सरकार है उसके बारे में बिल्कुल सही है, लेजिटिमेट है, इसलिए आप डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि हमको पुरानी चीज़ें पढ़ानी हैं और अपनी संस्कृति की बातें करनी हैं, अपनी भाषा में पढ़ानी है। अपनी भाषा में पढ़ाने का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए, हम इसके साथ तो हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है फोकस को साइंस पे, इंग्लिश पे, मैथ पे रखना। आप सहमत हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रम पैदा किया गया है कि हमारी सरकार भले ही प्रो टेक्नोलॉजी दिखती हो लेकिन प्रो मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। ये भ्रम मैं तोड़ना चाहूँगी। आज अगर बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हो, मैथ्स हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो, माँ अगर बच्चे को पढ़ाती है, कहती है ए फॉर एप्पल, तो आम कैसे बनता है ये भी समझाती है, और अपनी भाषा में भी माँ जब समझाती है कोई भी एक कॉन्सेप्ट तो बच्चा आसानी से समझता है। तो मातृभाषा के साथ साथ फॉरेन भाषा भी कैसे हम अपने बच्चों को एक ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं, और इंग्लिश कैसे कुछ बच्चों के बीच में एक लिंक लैंग्वेज बन सकती है, स्वतंत्र भारत में ये चॉइस हम अपने छात्रों को देना चाहेंगे। मुझे लगता है भारत में भी प्रयास यही है कि द बेस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन और हमारी डोमेस्टिक जो उपलब्धियां हैं उसका समावेश हमारी संस्थानों में दिखाई दे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा चैलेंज मुझे लगता है, क्योंकि जब भी बात होती है कि कुछ तो केंद्र कर रही है, केंद्र बताता है कि कैसे करना है, डिलीवर तो राज्यों को करना है, इम्प्लीमेंट राज्यों को करना है, उसमें स्टेट कैपेसिटीज़ अलग अलग लेवल पे हैं जी। और अभी वॉर फुटिंग पे काम करना ज़रूरी है। जहाँ तक एजुकेशन का विषय है, राज्यों से वो काम ले लिया जा सके और वहाँ एग्जीक्यूशन हो जाए, क्योंकि विषय उनका भी है ये जी। उस मामले पर आपके चैलेंजेस अभी तक आपने कैसे उसको परसीव किए हैं और कैसे एड्रेस किए? मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुझसे पहले जिनके पास शिक्षा का दायित्व था, तब अगर आप पार्लियामेंट में देखते थे तो शिक्षा एक पॉलिटिकली बहुत ही खींचतान का विषय बन गया था और कई बिल्स भी अटके पड़े थे। लेकिन सौभाग्यवश जब से मेरे पास ये दायित्व आया है, मैंने देखा है कि पूर्ण रूप से एक सहमति बनी है 2-3 विषयों पर। एक कि अच्छी शिक्षा सभी नागरिकों को मिले, ये मत सभी राजनीतिक दलों में एक उपलब्ध भी है, और उस मत को जोड़ने का काम मैं जो कर पाई हूँ सबके सहयोग से, उसको देखते हुए मुझे लगता है आज तक किसी भी राज्य में मुझे शिक्षा के संदर्भ में किसी भी प्रगतिशील काम करने में कोई भी कठिनाई नहीं आई है। तो ये सही है कि प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र की सरकार अगर एक समन्वय की भावना से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से काम करे तो कहीं ना कहीं परिणाम मिलते ज़रूर हैं। जी, एक सवाल दरअसल मैंने सोचा था कि मैं नहीं पूछूंगा, पूछ ही लीजिए। लेकिन वो बिल्कुल वो ICHR से संबंधित था। अच्छा। आप निष्पक्ष हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ये साबित करने के लिए किसी का संबंध CPI से था, कोई कांग्रेस में था, कोई UPA से जुड़े हुए थे, वो बता करके आप क्यों सर्टिफिकेट लेना चाहती हैं कि आप निष्पक्ष हैं या नहीं? आप अपने कन्विक्शन से काम करिए। मुझे ऐसा लगता है
कि एक भ्रम की स्थिति अगर पैदा करके सरकार पर आरोप प्रत्यारोप हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन आरोपों का सच्चाई से जवाब दूं। एक पक्षपात का आरोप हम पर लगा। मैंने लोकसभा में जो अपना भाषण दिया उसमें मैंने साफ रूप से सटीक रूप से कहा कि अगर मैं सब लोगों के पॉलिटिकल और राजनीतिक के साथ साथ आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड देखती तो शायद आप मुझ पे पक्षपात का आरोप लगा सकते। एक शैक्षिक संस्थान अथवा एक बॉडी के काम में विघ्न डालना मात्र इसलिए क्योंकि आपको राजनीतिक टिप्पणी करनी है, वो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं था। 10 महीनों तक मैं चुपचाप बहुत ही संयम बांधे बैठी हुई थी, लेकिन एक मुकाम आता है जब स्पष्टीकरण देने का वक्त आता है और मुझे लगता है वो जवाब देने का वक्त आ गया था। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे। मोदी जी का विमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा भारी फोकस है, बड़ा जोर है जी। इतने दिनों में आपने जो भी एब्जॉर्ब किया उसके नाते अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि भारत की एक औसत महिला इस वक्त इस राज्य में क्या सोचती है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करें? मैं इतना ही कहूँगी कि भारत की महिलाओं की विशेष रूप से एक रुचि थी कि सरकार एक ऐसी आए जो आम परिवारों की चुनौतियों को समझे और उन चुनौतियों को समझते हुए समाधान देने का प्रयास करे। देश की जनता ये जानती है कि जो धरोहर, जो लेगेसी हमारे पास छोड़ के गए थे कुछ लोग, उसमें चुनौतियां ज़्यादा थी, उपाय बहुत कम थे। आज भारत को एक ऐसे मुकाम पर नरेंद्र मोदी लाए हैं जहां पर विश्व भर में इस बात की चर्चा अब हो रही है कि भारत एक संभावनाओं का देश है। मुझे लगता है हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि महिलाओं के बढ़ चढ़कर वोट करने से भी आज मुझ जैसी महिला भी भारत की सबसे पहली महिला शिक्षा मंत्री बन पाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने टैलेंट के आधार पर, क्षमता के आधार पर हम सबको मौका दिया और यही मौका भारत के हर नागरिक को मिले। इसीलिए हम सब मिलकर प्रयत्नशील हैं और आप सबके आशीर्वादों से इन प्रयासों में, इन प्रयत्नों में सफल भी हों। देखिए, हर इंसान को सिखाने का पहला काम एक महिला ही करती है, इसलिए आपके पास जो मंत्रालय है उससे हमको बड़ी उम्मीदें हैं और अभी तक जो आपने काम किया है आगे 4 साल का, आपसे एक आकलन हम लगातार लेने की कोशिश करेंगे। आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। स्मृति जी, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।